एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लासेस उन सभी एसएससी की एग्ज़ाम्स को टारगेट करके लाई गई है जो कि 2024 में एक्सपेक्टेड है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। इन सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस और इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन क्लासेस में करवाई जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियो जो इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाए जाएंगे वह टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस में भी किया है कि आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है उसका लाल दिखाई देना। तो ये आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रकाश के प्रकीर्णन में जो नीला रंग होता है वह सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए जो आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण यह नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है या फैल जाता है। इसी कारण जो होता है वह आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सभी जो एग्जाम्पल है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्रेना भाग में, सेकेंड दे रखा है स्ट्रोमा में, थर्ड है क्रिस्टी में या फोर्थ है F1 कर्ण। तो जो हरित लवक की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हरित लवक जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। उसके अंदर इस प्रकार सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित संरचना दिखाई देती है, उसको ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। इसमें कुछ जेली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं और इसी के अंदर जो हरित लवक है उसका खुद का डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। इसमें खुद के राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वह ग्रेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वह स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया तो ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होगी वह स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इस प्रकार से आप ये दोनों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनता है। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है तो वह ग्रेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है तो वह स्ट्रोमा भाग में होती है। यहाँ पर हमें अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पूछा है तो अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। स्ट्रोमा भाग में यह अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो होता है वह सर्वग्राही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ओ, बी दे रखा है बी ब्लड ग्रुप वाला, सी दे रखा है ए ब्लड ग्रुप वाला और डी दे रखा है ए बी ब्लड ग्रुप वाला। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह सर्वग्राही होता है, मतलब कि यह ए से भी ब्लड ले सकता है, यह बी से भी ब्लड ले सकता है, ये ओ से भी ब्लड ले सकता है और ये ए बी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है यह ए बी ओ और ए बी को सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी जो होता है ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप
नेगेटिव होता है वह नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले दोनों को ब्लड दे सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वह ए नेगेटिव है तो वह ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव इनको ब्लड दे सकता है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप सिर्फ पॉजिटिव होता है तो वह जो होते हैं केवल और केवल पॉजिटिव वाले को ब्लड देते हैं, यह नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से ये ए प्लस वाले जो होंगे ये ए प्लस और ए बी प्लस को ब्लड दे सकते हैं। इस प्रकार नेगेटिव तो प्लस माइनस दोनों को दे सकते हैं, जबकि पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो केवल प्लस वाले को देते हैं, नेगेटिव वाले को ये नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम जो होते हैं यह प्रत्येक कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया को सुगम बनाने में सहायता करते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को सुगम बनाने में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ ये जो एंजाइम होते हैं यह प्रक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होते हैं और एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका वह बार बार एंजाइम का इस्तेमाल कर सकती है। एंजाइम जो होते हैं वह विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं जो जीवित रहने और शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और एंजाइम जो होती है यह प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंद के अध्ययन को कहते हैं फफूंद या कवक। तो फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको लास्ट क्वेश्चन में मिल गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट में ही इसके बारे में देखा है। कवक या फफूंद के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का औसत पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, जो कि प्रकृति में हल्का क्षारीय है। और अगर मानव रक्त के पीएच में अगर 0.2 की भी वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पर मानव की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कि अगर उसके पीएच मान में अगर 0.2 की भी वृद्धि हो गई तो वहाँ पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच जो होता है वह 7.4 होता है, जो कि प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मानव शरीर की कौन सी संरचना में कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स संकलित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आमाशय, सेकेंड छोटी आंत, थर्ड बड़ी आंत और फोर्थ पित्ताशय। तो जो बड़ी आंत है, मानव में जो पाचन क्रिया होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में यह पाचन क्रिया नहीं होती। इस बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई। यह जो होते हैं यह विटामिन संश्लेषण का कार्य यहाँ पर करते हैं। और बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सीकम, बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया है, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो जो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है सीकम में एक नलिका के समान संरचना जुड़ी रहती है जिसे कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स जो है वह मनुष्यों में अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। इनके अंदर ये हमारे पूर्वज जो थे उनके अंदर ये अपेंडिक्स जो था यह सेल्यूलोज के पाचन में सहायक था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर होगा, अपेंडिक्स उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेंडल का वंशानुगति का नियम, बी है आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी दे रखा है
तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना, और डी दे रखा है कि डार्विन का क्रमिक विकास का नियम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है मेंडल का वंशानुगति का नियम, तो ये मेंडल के वंशानुगत का नियम जो है ये जीव विज्ञान का महान उदाहरण है। जबकि ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ये जो है यह जीव विज्ञान का उदाहरण ना होकर के आर्किमिडीज का सिद्धांत ये एक प्रकार का भौतिक विज्ञान का एग्जाम्पल या फिजिक्स का एग्जाम्पल। इसमें आर्किमिडीज साहब ने किसी वस्तु के द्रव पर तैरने और डूबने के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है नाइट्रेटों में, बी है अमोनिया में, सी दे रखा है नाइट्रोजिनेस में, या डी अमीनो अम्ल में। तो जो जैव उर्वरक होते हैं वह नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के बाद जो अमोनिया होता है वह नाइट्रेट्स और फिर नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन वायु में प्रचुर गैस है और सीमित गैस भी है। इस प्रकार जो जैव उर्वरक होते हैं वह नाइट्रोजन को पहले तो अमोनिया में, फिर बाद में यह अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि की स्थिति शरीर में फेफड़ों के बीच में है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पीयूष ग्रंथि, सेकेंड थाइमस ग्रंथि, थर्ड पीनियल ग्रंथि और फोर्थ दे रखा है हाइपोथैलेमस। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इसकी स्थिति जो होती है हमारे अग्र मस्तिष्क में होती है और इसका आकार जो होता है मटर के दाने के समान होता है और यह अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। इस ग्रंथि को बाल्यावस्था ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ग्रंथि जो होती है यह 12 से 14 वर्ष की आयु तक ही सक्रिय रहती है। धीरे धीरे ये निष्क्रिय होने लगती है और इसको टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। इस थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और वह परिपक्व होती है। इसलिए इस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, तो वह थाइमस ग्रंथि। इसके साथ साथ ये थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि थाइमस ग्रंथि जो होती है यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में या उसका विकास करने में सहायक है। इसकी स्थिति जो होती है हमारे लंग्स या फेफड़ों के मध्य हृदय के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। इसकी स्थिति जो होती है हृदय के पास और फेफड़ों के मध्य होती है। जबकि पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क के एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। एपिथैलेमस भाग से यह जुड़ी होती है। यह ग्रंथि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का स्राव करती है। मेलेटोनिन हार्मोन को प्रकाश संवेदी हार्मोन या निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। क्योंकि यह मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है यह हमारी दैनिक क्रियाओं के नियमन का कार्य करता है। मतलब कि यह हमारे सोने जागने का समय निश्चित करता है। फिर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रित करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर जो होता है वह हाइपोथैलेमस नियंत्रण
हाइपोथैलेमस का नियंत्रण रहता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेलियस, सेकेंड दे रखा है स्टेपिस, थर्ड दे रखा है इनकस और फोर्थ दे रखा है फीमर। तो मानव कान में ये 3 मिस अस्थियाँ उपस्थित होती है, 3 हड्डियाँ उपस्थित होती है मिस। एक होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस और थर्ड होती है स्टेपिस। ये स्टेपिस जो होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी बोन या अस्थि होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस मिस ये जो होती है ये मानव कान की हड्डियां हैं, जिनमें स्टेपिस जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि यह फीमर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन या अस्थि है। फीमर जो है यह हमारे पैर में घुटने के ऊपर स्थित होती है और यह जो होती है यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अस्थि होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मानव कान की कौन सी हड्डी नहीं है, तो वो फीमर मानव कान की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है, मतलब कि कौन सी बीमारी है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेजा, सेकेंड पोलियो, थर्ड रेबीज, फोर्थ चेचक। तो जो हेजा है वह विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जो कि कोमा की आकृति का होता है। इस हेजा रोग का जो वाहक होता है वह मक्खी होती है और यह जो होता है दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पोलियो वायरस। पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है। यह पोलियो वायरस के कारण फैलता है, जिसको एंटीरोवायरस या पिकोनो वायरस भी कहते हैं। इस पोलियो वायरस में 2 प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है, एक तो इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन और एक ओरल पोलियो वैक्सीन। इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन की खोज जो की है वह साल्क ने की है, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज साबिन के द्वारा की गई है। इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन में होता यह है कि मृत वायरस को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डालते हैं, जिससे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। और ओरल पोलियो वैक्सीन में होता है कि इसमें जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता से रहित मुख्य 2 बूंद के रूप में टीका या वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज जो होता है वह कुत्ते के काटने से होता है। रेबडो वायरस के द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट है चेचक, जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। इसमें शरीर पर दाने आने लगते हैं, बुखार आने लगता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला रोग है। चेचक के टीके के खोज से भी एक क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की है, तो वह की है एडवर्ड जेनर ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर से चेचक की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक, सेकेंड मृत जीव जंतु, थर्ड फूल और डी फोर्थ सब्जियां। तो जो गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होगा उसका जैव निम्नीकरण नहीं होगा, जबकि मृत जीव जंतु, फूल, सब्जियां इनका हो जाएगा। प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं जो होती है वह गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन है ग्रहण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाक, सेकेंड जीभ, थर्ड कान और फोर्थ आँख। ग्रहण तंत्र, ग्रहण मतलब कि घ्राण, जिसका मतलब होता है सूंघना। तो सूंघने की क्रिया कहाँ से होती है, नाक से। तो
हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है ग्रंथतंत्र? तो वो होता है नाक में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।